आज हम थोड़ा प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट कर अध्ययन करेंगे। एक प्रागैतिहासिक काल, काल इतिहास और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिपि और लेखन मौजूद नहीं थी, और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता देखने को मिली। हड़प्पा सभ्यता में लिपि और लेखन मौजूद तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई थी। साथ ही वैदिक सभ्यता में आर्यों ने अपने जीवन को इस तरीके से प्रदर्शित किया कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी संस्कृति के बारे में पता रहा। श्रवण पद्धति का इसके लिए उन्होंने उपयोग किया। श्रवण पद्धति का मतलब होता है कि एक पीढ़ी ने अपनी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताया, फिर उसने अपनी नई पीढ़ी को संस्कृति के बारे में बताया और लंबे समय तक ये संस्कृति जीवित रही। ऐतिहासिक काल 6000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है, और इस समय लिपि और लेखन मौजूद थी और पढ़ी भी गई। इसमें महाजनपद काल और बुद्ध काल आता है। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। पुरापाषाण काल मतलब आरंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व तक का समय था, और नवपाषाण काल 6,000 से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक का समय था। पुरापाषाण काल को फिर से हमने 3 भागों में बांटा। एक पूर्व पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों कालों में मानव शिकारी हुआ करता था और क्रोड या पत्थर के उपकरण बनाया करता था। उच्च पुरापाषाण काल में एक आधुनिक मानव का विकास हुआ, चित्रकला जैसी चीजें देखने को मिली। मध्य पुरापाषाण काल में मानव छोटे पशु और मछलियों का शिकार करने लगा। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास भी देखने को मिला। यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब है कि इस तरीके के पत्थर बनाए जाते थे या पत्थरों को, नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था जिन जीवों को मारने के लिए, और उन्हें फेंककर जीवों को मारा जाता था, इसलिए इसे प्रक्षेपास्त्र तकनीक कहा गया। राजस्थान के भागौर में पशुपालन के साक्ष्य भी मिले, और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में देखने को मिले। नवपाषाण काल में कृषि के विकास के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। नए गांव बनने लगे, मृदभंडों का निर्माण होने लगा, और मानव ने जिसे जो धातु सबसे पहले उपयोग में ली वो थी तांबा। तो तांबा ने नवपाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। एक था धातु पूर्व युग, एक धातु युग। धातु युग में आया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण बनने लगे, कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, कुछ संस्कृति विकसित हुई, जैसे कि आहाड़ या बनास संस्कृति, आहाड़ या बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति और चारवी संस्कृति। आहाड़ या बनास संस्कृति ये 3 जगह फैली, आहाड़, गिलुंद और बालाथल। आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और गिलुंद में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। मालवा संस्कृति भी कुछ स्थानों पर फैली, जैसे कि एरण, कायथा, नावदा टोली में अनाज के साक्ष्य मिले हुए हैं, और मालवा की संस्कृति अपने मृद भांडों के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है। जारवे, निवासा, इनामगांव, दैमाबाद यहाँ पे फैली। दैमाबाद में हाथी, गैंडा, भैंस रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति देखने को मिली। जारवे संस्कृति में यह विशेषता थी कि यहाँ पे मनुष्य के मरने के बाद उसके पैर को काटकर या फिर उसके किसी अंग को काटकर दफनाया जाता था, ताकि वो बाद में भूत ना बने। मतलब कि समाज में अंधविश्वास मौजूद थे। इस संस्कृति की विशेषता थी कि एक तो कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, साथ ही साथ यहाँ पे लिपि और लेखन मौजूद नहीं थी। इसके बाद हड़प्पा काल आता है। हड़प्पा काल मतलब कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हड़प्पा नामक जगह से मिले, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता
एक नगर युगीन सभ्यता थी या काशी युगीन सभ्यता थी। नगर युगीन सभ्यता मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा काल में नगर ज़्यादा थे या गांव, तो एक नगर में बहुत सारे गांव होते हैं, तो बेसिक सी बात है कि गांव ज़्यादा थे। इसी तरीके से तांबा ज़्यादा था कि टिन, तो काशी युगीन सभ्यता थी। कांसा, तांबा और टिन का मिक्सचर होता है और उसमें टिन का वेटेज ज़्यादा होता है, तो बेसिक सी बात है कि टिन ही ज़्यादा था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण के बारे में समझे तो यहाँ पे जो नगरों का निर्माण होता था वो दो भागों में होता था, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जनसामान्य रहता था और पश्चिमी भाग में राजा वर्ग रहता था। वहाँ पे किले बंदी होती थी, उसकी चारों तरफ किले बंदी होती थी। यहाँ पे पकी हुई ईंटों से सड़कों को कच्ची ईंटों से सड़कों को बनाया जाता था प्राय, लेकिन मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों से बनी हुई सड़कों के साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ ही साथ जल निकास की बात करें तो जल निकास की यहाँ पे उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। ढलान नुमा क्षेत्रों में पानी के निकास के लिए ढलान नुमा क्षेत्रों को सीढ़ीनुमा बना दिया जाता था ताकि पानी का वेग कम हो जाए और पानी की बूंदें इधर उधर ना उछटें और दूसरा मृदा का कटाव ना हो। जलाशय बना करके जलाशयों को आपस में जोड़ दिया जाता था और जब वर्षा ना हो ऐसी स्थिति में इस जल का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सके। मकान प्राय पक्की ईंटों से बनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों से बने हुए मकानों के साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ ही मकानों को बनाते समय अलंकृत के बजाय मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले। जल निकास जहाँ से होता था वहाँ पे जल के स्रोतों को, पेयजल स्रोतों को स्थापित नहीं किया जाता था और पेयजल स्रोतों को ढक के रखा जाता था ताकि उनमें धूल गंदगी ना जमे। मकान जो बनाए जाते थे उनको मुख्य सड़कों पर उनके द्वार नहीं खुलते थे ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मकानों के द्वार मुख्य सड़कों पर खुलते थे, जैसे कि लोथल।